तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि अब दिल्ली में लोगों को फ्रिज खोलते हुए भी डर लगने लगे, क्योंकि पिछले 9 महीने में दिल्ली के अंदर 3 ऐसे फ्रिज खुले जिनके अंदर से 3 लाशें निकली। क्राइम रिपोर्टिंग एक लंबे वक्त तक किया। एक चीज़ बड़ी, आप लोगों ने भी बड़े सारे सवाल किए, बड़े इल्ज़ाम भी लगे कि जो क्राइम की चीज़ें होती हैं और जो क्राइम के शोज़ बनते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग होती है अलग अलग चैनल पे, जो क्राइम के बाकी शोज़ आते हैं, तो क्या वो क्रिमिनल को आइडियाज़ नहीं देते हैं कि इस तरीके से क्राइम करना चाहिए। मैं भी इसको बहुत बार सोचता हूँ, लेकिन आज जब ये खबर आपको सुना रहा हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें सोच रहा था। उसमें एक ये है कि अगर क्राइम के आइडिया क्रिमिनल चुराते हैं तो फिर उन्हें यह भी तो पता होता होगा कि पिछले क्राइम में जब किसी क्रिमिनल ने इस तरीके का कदम उठाया और उसके बाद वो पकड़ा गया, तो फिर ये चीज़ें मिस क्यों हो जाती हैं। अगर आइडिया आप उठा रहे हो तो आपको अंजाम भी उठाना चाहिए कि उसने ये किया था, तरीका ऐसा अपनाया, लेकिन पकड़ा गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 9 महीने में अगर श्रद्धा की बात करें तो 18 मई को श्रद्धा का कत्ल हो चुका था, लेकिन खुलासा 14 नवंबर को हुआ 2022। मई में कत्ल हुआ, नवंबर में फ्रिज से लाश मिली। ठीक, इसके बाद एक दूसरा अंजन दास इसी दिल्ली में, अंजन दास का कत्ल 30 मई को हुआ और खुलासा 28 नवंबर को हुआ। तो लगभग 6 महीने बाद फ्रिज खुला, दूसरी लाश निकली। अब तीसरी लाश पे आते हैं। कत्ल 9 और 10 फरवरी की रात को हुआ और फ्रिज खुला 14 फेब को, यानी कि कल वैलेंटाइन डे के दिन। अब इन तीनों की तारीखों को देखें तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब श्रद्धा का जब कत्ल हुआ और आफ्ताब ने किया, तो उससे पहले फ्रिज का आइडिया किसी के पास नहीं था। जब दूसरा कत्ल हुआ अंजन दास का, तब भी अंजन दास के कातिलों, माँ बेटे को ये नहीं मालूम था कि इससे पहले आफ्ताब ऐसा कर चुका है, क्योंकि खुलासा ही हुआ था नवंबर में और कत्ल हुआ था मई में। और यहाँ अंजन दास का भी कत्ल मई में हुआ और खुलासा हुआ नवंबर में। तो दोनों एक दूसरे के कत्ल के इस तरीके से अनजान थे। लेकिन जो तीसरा फ्रिज खुला और जो तीसरी लाश निकली, उसका कातिल 100% ये जानता था कि फ्रिज में लाश को कैसे छुपाया गया। उसे आफ्ताब और श्रद्धा की भी कहानी मालूम थी, उसे अंजन दास की भी कहानी मालूम थी। इस बात में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। यानी कि इस तीसरे कातिल ने कहीं ना कहीं उस आइडिया को चुराया। लेकिन अगर चुराया तो फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि उन दोनों मामलों में क्या अंजाम हुआ। श्रद्धा के कत्ल में आफ्ताब पकड़ा गया, अंजन दास के कत्ल के इल्ज़ाम में उसकी बीवी और बेटे पकड़े गए। तो फिर वो कैसे बच सकता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो इसीलिए मैंने शुरुआत इससे की थी कि अगर आइडिया आप चुराते हो तो फिर अंजाम भी पता होना चाहिए, और अगर अंजाम पता हो तो शायद आप क्राइम करने से बचें। आज की जो कहानी है वो दिल्ली की कहानी है, क्योंकि तीसरे फ्रिज से दिल्ली में तीसरी लाश निकली है। ये लाश 24 साल की एक लड़की निकी यादव की है। निकी यादव एक अच्छे घर की लड़की, पढ़ने लिखने वाली, और जो कातिल के तौर पर नाम सामने आया उसका नाम है साहिल। साहिल की उम्र भी 24-25 साल, वो भी एक अच्छे परिवार से पढ़ा लिखा, बाकायदा उसने फार्मा का कोर्स किया है। कहानी बेहद अजीब है, सोचकर भी अजीब लगता है कि एक शख्स जिस दिन उसकी सगाई है, दिन में सगाई होती है, और रात को अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है। रात को कत्ल करता है, गर्लफ्रेंड की लाश को फ्रिज में छुपाता है, और उस फ्रिज जहाँ पे रखा हुआ उससे 700 मीटर की दूरी पर उसका घर है। फिर वो जाता है, शादी की तैयारी में जुट जाता है। फिर रात को उसकी बारात निकलती है, शादी करता है, 7 फेरे लेता है, और सुबह होने से पहले अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर उसी घर में आता है जिस घर से 700 मीटर की दूरी पर एक फ्रिज के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी है। ये दिल्ली की कहानी है, बहुत हद तक श्रद्धा से मिलती जुलती कहानी है। फ़र्क इतना है, पिछले 2 फ्रिज से निकली लाश और इस लाश में कि जो श्रद्धा की फ्रिज, जो लाश जब उसको खोला गया तो श्रद्धा की लाश के टुकड़े मिले। अंजन दास भी जिस फ्रिज में कैद था उसमें उसके लाश के टुकड़े थे। यहाँ जिस फ्रिज में निकी थी, उसकी सिर्फ ये थी कि लाश के टुकड़े नहीं हुए, और हो सकता है कि आगे चलकर उसके लाश के टुकड़े करता, क्योंकि उसे मालूम था इससे पहले ये क्या हुआ है।
अब पूरी कहानी सिलसिलावार आपको बताता हूं। निकी यादव दिल्ली के बॉर्डर पर झज्जर एक इलाका है, वहां की रहने वाली, एक अच्छे परिवार की। पिता का कारोबार मोटर पार्ट्स का गुरुग्राम में। निकी को पढ़ाई लिखाई का शौक था। पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने घर पर रहकर की। जब उसने 12th पास किया, 2018 साल था, तब उसने कहा आप हायर स्टडी के लिए वो अपने इस झज्जर से दूर निकलेगी और दिल्ली आएगी। वो दिल्ली आती है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है, और उत्तम नगर से चूंकि उसका घर दूर था तो वहीं वो एक किराए का घर लेती है और वहाँ रहने लगती है। आकाश इंस्टीट्यूट एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चों को तैयार करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट का। तो निकी भी नीट का एग्जाम क्लियर कर डॉक्टर बनना चाहती थी। वहाँ उसने एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू कर दी। इधर उसी वक्त नजफगढ़ के मित्राओ गांव का रहने वाला साहिल, जो एक अच्छे परिवार से, उसके पिता का गैराज है, एक ढाबा है, पैसे से ठीक ठाक, वो भी एसएससी का एग्जाम देने की, उसकी तैयारी करने के लिए उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। अब दोनों के कोचिंग सेंटर अलग हैं, अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इत्तेफाक से जिस बस से निकी आया जाया करती थी, उसी बस से साहिल आया जाया करता था। आने जाने के दौरान दोनों की बस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर बात हुई, बात दोस्ती में बदली, और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों घुलने मिलने लगे। इसके बाद 19 आया, एग्ज़ाम दिया। निकी नीट क्लियर नहीं कर पाई, डॉक्टर नहीं बन पाई। उधर साहिल भी एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। अब दोनों के पास कुछ और रास्ता था नहीं। इन्होंने कहा ग्रेजुएशन करते हैं। तो साहिल ने ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फार्मा के कोर्स में। जब साहिल ने वहाँ एडमिशन लिया तो अब निकी ने भी कहा कि उसे भी पढ़ाई करनी है। अब उसने डॉक्टरी का तो सपना टूट गया। उसने कहा वो प्रोफेसर बनेगी, और उसी एम के साथ उसने उसी गलगोटिया में बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। 19 की बात है। एडमिशन लेने के बाद अब दोनों एक साथ उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। अब ग्रेटर नोएडा से झज्जर और नजफगढ़ बहुत दूर है, तो वहीं इन्होंने एक किराए का घर लिया और फिर दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। लिव इन में रह रहे थे, लेकिन निकी और साहिल दोनों के घर वालों को यहाँ पता नहीं था। श्रद्धा केस में दोनों के घर वाले जानते थे। श्रद्धा के पिता को भी मालूम था, भाई को भी मालूम था, आफ्ताब के भी घर वालों को मालूम था कि ये दोनों साथ में रहते हैं। उन्हें ये भी मालूम था कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, दोनों शादी करने वाले हैं, जिसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। यहाँ न निकी के घर वालों को कुछ मालूम था साहिल के बारे में, न साहिल के घर वालों को कुछ मालूम था निकी के बारे में। और साहिल अपने घर वालों से बड़ा डरता था, अपने बाप और बाकी लोगों से, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता था वहाँ बड़े बुजुर्गों की ज़्यादा चलती है आज भी। तो अब दोनों लिव इन में रह रहे हैं, दोनों के घर वाले इन दोनों के रिश्ते से अनजान हैं। 19 के बाद 20 आ गया। 20 मार्च का महीना। मार्च के बाद देश में कोरोना की दस्तक, लॉकडाउन। अब दोनों को मजबूरी की वजह से ग्रेटर नोएडा का वो घर छोड़ना पड़ा, और दोनों लॉकडाउन और कोरोना के चलते माँ बाप परेशान थे। वापस घर बुला लिया। कॉलेज भी बंद हो चुका था। अब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो निकी भी वहाँ से अब ग्रेटर नोएडा से अपने घर पहुँच जाती है झज्जर। साहिल भी वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है नजफगढ़। अब दोनों वहीं अपना ऑनलाइन क्लास, एग्ज़ाम सब चल रहा है, लेकिन फ़ोन पे और उस पे दोनों कांटेक्ट में हैं। और बीच में जब फिर लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दोनों का मिलना मिलाना जारी, और ये सब कुछ चल रहा है। इसी बीच में फिर दोनों के रिश्ते इस तरह से चलते रहते हैं। कोरोना ख़त्म हो जाता है, 22 आते आते सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। दुनिया ढर्रे पर आ गई, कॉलेज खुलने लगे, ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हो गई। तो इसी के बाद फिर से अब निकी जो है वो उत्तम नगर के बिंदापुर में एक किराए पे घर लेती है, और वहाँ स्टडी के नाम पर पढ़ने लगती है, वहीं रहती है। साहिल अब अपने घर पर है, और साहिल अक्सर उससे मिलने आता है। उसने फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया। उधर उसने भी इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स का फाइनल ईयर था शायद इसी साल। तो अब दोनों की मुलाकात होती रहती है, आना जाना लगा हुआ है।
इसी दौरान अब साहिल के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। साहिल लगातार टाल रहा है, निकी के बारे में उसने कुछ बताया नहीं, अपने रिश्ते के बारे में। लेकिन घर वाले कब तक मानते, खूब दबाव डाला, और दबाव डालते डालते आखिरकार उन्होंने एक लड़की देखी, लड़की के साथ रिश्ता तय हो गया। लेकिन इस रिश्ते की बात अभी तक साहिल निकी को नहीं बता रहा है। फरवरी का महीना आ गया। निकी ने प्लान किया कि वो वैलेंटाइन डे साहिल के साथ गोवा में मनाएगी। उसने बाकायदा टिकट बुक करा रखी फ्लाइट की। अब इधर इसी दौरान में आनन फानन में शादी की तारीख पंडित जी ने निकाल दी, सगाई और सबकी। अब सगाई की तारीख निकली 9 फरवरी और शादी की 10 फरवरी। सगाई दिन में, शादी रात में। अभी तक साहिल ने निकी को कुछ नहीं बताया। 9 फरवरी की तारीख आ गई। निकी उधर तैयारी कर रही है कि वो वैलेंटाइन डे मनाने जाएगी। इधर साहिल को पता है कि अब उसकी शादी होने जा रही है। 9 फरवरी को दिन में निकी को अपने किसी सोर्स से ये पता चल जाता है कि साहिल की शादी हो रही है, और वो भी अगले दिन। ये सुनते ही निकी के सर पर एक तरह से आसमान टूट पड़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साहिल उससे शादी करेगा, और साहिल ने इस शादी और इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ बताया नहीं, सब कुछ छुपाया। अब जिस दिन पता चला उस दिन में सगाई है। निकी साहिल को फ़ोन करती है, कहती है मुझे तुमसे मिलना है। साहिल कहता है मैं ठीक है आता हूँ। उधर वो सगाई में भी फंसा हुआ है और अगले दिन शादी है। निकी के काफ़ी फोर्स करने के बाद साहिल उससे कहता है मैं रात को मिलने आऊँगा। अब निकी बिंदापुर के जिस घर में किराए पर रह रही है, पिछले कुछ दिनों से उसकी एक छोटी बहन वहीं उसके साथ रह रही थी, वो भी पढ़ाई के सिलसिले में। आखिरकार रात 11 बजे फुर्सत मिलते ही सगाई वगाई निपटा कर साहिल अपनी हुंडई वर्ना कार में बिंदापुर पहुंचता है। वहाँ उसकी छोटी बहन भी उससे मिलती है। छोटी बहन को भी कुछ पता नहीं था इन दोनों के रिश्ते के बारे में, निकी के घर वालों को भी पता नहीं था, बस इतना जानती थी कि वो इसका दोस्त है। अब वहाँ पे वो साहिल को मालूम था कि निकी भड़की हुई है। वो उसे कहता चलो गाड़ी में बैठो। निकी बैठ जाती है। निकी अपनी बहन से कहती कि हो सकता मैं ट्रिप पर देहरादून या मसूरी जाऊँ, तो चिंता मत करना। और निकी के दिमाग में यही था कि वो साहिल को मना लेंगे और उसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग लेंगे और गोवा चले जाएंगे, टिकट ऑलरेडी बुक है, और ये शादी टूट जाएगी और फिर वो उससे शादी कर लेगी। साहिल कहता गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठते हैं और बैठते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। निकी उससे लड़ती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई, तुम्हारे लिए लड़की देखी गई, तुम्हारी शादी कल है, और मुझे तुमने अंधेरे में रखा। वो उधर सफाई दे रहा है कि मैं अपने घर वालों के दबाव में ये सारी चीज़ें, तो कहती है कि ठीक है अभी शादी हुई नहीं है, ये दबाव और इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम दोनों भाग चलते हैं, कहीं शादी कर लेते हैं। अब इसी बात पे पूरी दोनों में लड़ाई हो रही है और गाड़ी दिल्ली की सड़क पर घूम रही है। घूमते घूमते रात के करीब 1 बज गए। 1 बजे ISBT, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, कश्मीरी गेट है उसके पास, वहाँ पर साहिल की गाड़ी पहुँचती है। रात के करीब 1 बजे थे। दिल्ली की सड़क पर अब सन्नाटा होना शुरू हो चुका था। झगड़ा इधर बढ़ रहा था क्योंकि निकी बार बार कह रही थी शादी के लिए और वो उसको समझा रहा था। आखिरकार इस दौरान में ये सारी चीज़ें होते होते जब ये वहाँ पर पहुँचे ISBT के करीब कश्मीरी गेट पर, तो साहिल जिस तरीके से उसे टाल रहा था उससे निकी को बहुत तेज़ गुस्सा आया, और इसके बाद अब दोनों में लड़ाई तेज़ हो गई। इस दौरान में साहिल भी अब भड़क गया। कार के अंदर, हर कार में आजकल जनरली आप देखते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग लगी होती है, उसके साथ चार्जिंग का वायर भी होता है जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं। तो उस लड़ाई के दौरान दोनों, जब उसने झूठा, बेवफा और ये सारी चीज़ें बोलनी शुरू की, साहिल को गुस्सा आया। उसने वो डेटा केबल निकाला, अच्छा खासा मजबूत होता है वो, और निकालने के बाद उसको निकी के गले में डाल दिया, और गले में डालकर केबल को दोनों हाथ से खींचना शुरू कर दिया। निकी उस केबल से निकलने के लिए छटपटाती रही, लेकिन केबल इतनी बारीक होती है, आपने देखा होगा, और वो इतनी सख्ती से पकड़ा था कि उसे अपनी उंगलियां उस केबल के अंदर डालने का मौका नहीं मिला ताकि वो केबल से हटाकर सांसें ले सके। थोड़ी ही देर के बाद साहिल अपनी उसी गर्लफ्रेंड को अपने ही डेटा केबल से गला घोंटकर मार चुका था। जब निकी कार की सीट पर ड्राइवर के बराबर वाली बेसुध होकर गिर गई
और उसे एहसास हुआ कि अब वो मर चुकी है, तब पहली बार वो घबराता है और सोचता है कि अब क्या हुआ और अब क्या करें। बदहवासी में कि कहीं कोई देख न ले, पकड़ न ले, वो कश्मीरी गेट से निकलता है। अब दिल्ली की सड़क पर अंधाधुंध गाड़ियाँ भगा रहा है। कहाँ जाना है उसे कुछ पता नहीं। उसे ये है कि उसके हाथों एक कत्ल हो गया है। बहुत सोचता सोचता आखिरकार करीब 2-3 घंटे लगते हैं। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि नजफगढ़ में मित्राऊ गांव में उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर उसका अपना एक ढाबा है जो पिछले 3 दिनों से बंद है, क्योंकि उसकी शादी की तैयारी के सिलसिले में ढाबा को बंद कर दिया गया था ताकि बाकी जो लोग हैं वो शादी के काम में हाथ बटा सकें। तो उसे लगा कि ढाबा खाली है, ढाबा बंद है, वहाँ कोई है नहीं, तो फिलहाल तो ले जाकर लाश को वहाँ छुपा देते हैं, इसके बाद ठिकाने लगाने का आइडिया बाद में सोचेंगे। अब वो कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर तक अपनी हुंडई वर्ना कार चलाता हुआ ढाबे तक पहुँचता है। रात का वक्त था, आपको याद है अभी श्रद्धा हो चुका, उससे पहले कंझावला हो चुका, कई केस हुए। एक जगह पर भी किसी मोड़ पर, किसी नाके पर पुलिस की टीम ने साहिल को नहीं रोका, ना उसकी कार को रोकी कि भैया रात को इतने कहाँ जा रहे हो। कार की तलाशी नहीं ली कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उस कार में एक लाश है। तो एक लाश को लेकर वो 2-3 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा और फिर कश्मीरी गेट से 40 किलोमीटर दूर पहुंचकर अपने उस ढाबे के अंदर जाता है, कार को वहाँ लगाता है। अब सोचता है क्या करूँ, तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने फ्रिज पर। चूँकि ढाबा 3 दिन से बंद, फ्रिज भी बंद। वो लाश को निकालता है, लाश को निकालकर उस फ्रिज के ट्रे को हटाता है, जो नीचे 2-3 ट्रे होते हैं, और उसमें निकी की लाश को ठूंस देता है। ठूंसने के बाद फ्रिज को बंद कर देता है और फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक रस्सी है उसकी, वो एक तरह से फ्रिज के दरवाजे को लॉक कर देता है। ये सब करने के बाद करीब 3 से 4 के दरमियान वो घर लौटता है। घर वालों को लगता है सगाई या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा। घर लौटता है। अब ये तारीख आ चुकी है जिस दिन उसकी शादी है, यानी उसने कायदे से जो कत्ल किया वो वक्त 1 बजे का था। तो अब 9 की जगह 9 फरवरी की रात की जगह 10 फरवरी की रात हो चुकी थी और 10 को ही उसकी शादी थी। 4 बजे ये सब कुछ करने के बाद वो घर पहुंचता है। घर जाने के बाद कुछ ऐसा जाहिर नहीं करता कि वो क्या करके आया। इसके बाद सुबह होती है, घर में पूरा शादी का माहौल, दूर दूर से मेहमान आए हुए, रिश्तेदार आए हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को दावत दिया गया है। और इसके बाद शाम को धूमधाम से बारात निकलती है। साहिल दूल्हा बनता है, घोड़ी चढ़ता है, बारात में जाता है, वहाँ 7 फेरे लेता है। फेरे लेने के बाद अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आता है। और ये सब कुछ जब हो रहा था तब उसके घर से 700 मीटर की दूरी पर उसके ढाबे में, उसके फ्रिज में उसकी गर्लफ्रेंड निकिता की लाश पड़ी हुई थी। अब ये सब कुछ हो गया, कैलेंडर ने तारीख बदली, अगली तारीख आ गई। अब हुआ ये कि 24 घंटे बीत चुके थे। 9 फरवरी को निकली थी निकी अपने घर से, 10 फरवरी को शादी हो गई, 11 फरवरी। इस दौरान में अब उसने एक बार भी अपने घर पे फ़ोन नहीं किया, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि निकी ने अपने घर फ़ोन ना किया हो। एक बार ज़रूर कहती थी मैं ठीक ठाक हूँ, बिंदापुर में चूँकि वो अलग रह रही थी। तो निकी के पिता को थोड़ी टेंशन हुई, उन्होंने फ़ोन किया। निकी के साथ एक दोस्त भी थी, उसने कहा कि नहीं वो यहाँ बिंदापुर घर पे तो है नहीं। निकी की बहन भी थी, उसने फिर अपने पिता को बताया कि नहीं उसका एक दोस्त आया था साहिल, और वो दोनों साथ गए हैं, और दीदी कह रही थी कि वो शायद देहरादून और मनाली जाएंगे। तो पिता को थोड़ा लगा कि चलो ठीक है ये कहीं बाहर गई होगी, लेकिन फिर अगले दिन भी कॉल नहीं आया, तब उन्हें तनाव हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो दोस्त कौन है। तब साहिल का नंबर उनकी छोटी बेटी और दोस्त से मिला। उन्होंने साहिल को फ़ोन किया। साहिल ने कहा कि वो मिली तो थी मुझसे 9 को, लेकिन उसके बाद वो कह रही थी कि उसे देहरादून और मसूरी घूमने जाना, तो वो चली गई और मैं अपनी शादी में बहुत बिजी था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कुछ। इसके बाद उन्होंने उसके घर वालों को फ़ोन किया, उन्होंने भी यही टाल दिया। लेकिन इधर बेटी ने चूँकि कहा था कि दीदी गई हैं देहरादून और वहाँ घूमने, तो इसीलिए निकी के फादर ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी सचमुच घूमने गई है। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई नहीं, और वो अब बेफिक्र हो गए कि उनकी बेटी वहाँ है, हो सकता है फ़ोन कर लेगी। 3 दिन बीत चुके थे, 10 के बाद 11, 12, 13। अब वैलेंटाइन डे की तारीख आ गई।
ये चौथा दिन था, बल्कि 5वां दिन जिस दिन से निकी गायब हुई थी। 9 को वो गायब हुई थी आखिरी बार, अब 14 वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन सुबह एक शख्स ने इसी नजफगढ़ में रहने वाले एक पुलिस वाले को फ़ोन किया। वो पुलिस वाला दिल्ली पुलिस में क्राइम ब्रांच में काम करता है। तो उसको फ़ोन किया और ये शख्स एक गुमनाम शख्स है, इसको मान लीजिए, और उसने कहा कि मुझे एक खबर देनी है। तो उसने पूछा बताओ। उसने कहा कि हमारे इलाके में एक शादी हुई है, इसका नाम है साहिल, और साहिल की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है निकी, और इन दोनों के रिश्ते बड़े पुराने हैं, करीब 3, 4, 5 साल हो गए, लेकिन साहिल की शादी कहीं और हुई। तो पुलिस वाले ने कहा इसमें अजीब क्या है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, प्यार कहीं और होती है, शादी कहीं और हो जाती है। तो उसने बोला नहीं, बात वो नहीं है, बात उससे भी अजीब ये है कि साहिल की शादी किसी और लड़की से हो रही है, और इस दौरान में पिछले कई दिनों से मुझे निकी दिखाई नहीं दी और उसकी कोई खबर नहीं है, और मुझे ये पता चला है कि वो शायद गायब है। अब जब ये सुना उस पुलिस वाले ने तो उसके भी कान खड़े हुए। फिर उसने कहा कि मुझे उसके बंद ढाबे में कुछ हलचल नज़र आई थी। एक रात मुझे किसी ने कहा था कि देर रात कोई आया था ढाबे में, तो कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है। क्राइम ब्रांच के उस पुलिस वाले ने अपने सीनियर पुलिस अफसर को कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है। उस अफसर ने कहा अच्छा ठीक है, जो निकी नाम है पता करो, किसी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी। पता क्या, कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट ही नहीं है। तो उसने कहा ये क्या बात हुई। उधर जिस शख्स ने उस क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसर को फ़ोन किया था वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, क्योंकि वो उसका एक तरह से मुखबिर था। उसने कहा वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो उसने कहा चलो वो तो कहीं रिपोर्ट नहीं है मिसिंग की। उसने एक और क्लू दी है, उसके ढाबे की। तो चलो उसके ढाबे पे चलते हैं। अभी उसके ढाबे पर गए तो ढाबा बंद, पुलिस की टीम। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, साहिल का नंबर, उसका नंबर नहीं मिल रहा है। घर वाले इत्तेफाक से घर में नहीं उस दिन, वो शायद किसी फंक्शन के सिलसिले में, शादी के बाद जो चीज़ें होती हैं वो चले गए थे। तो पुलिस ने कहा ये माजरा क्या, सब गायब है। तो उनको थोड़ा लगा कि ये सब भागे हुए हैं, लेकिन वो गए थे घर वाले किसी और फंक्शन में, क्योंकि साहिल के अलावा और किसी को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। तब कोई मिला नहीं तो पुलिस ने कहा कि चलो ढाबे में ही कुछ सस्पिशियस चीज़ें बताई थी, यहीं तलाशी लेते हैं। अब वो ढाबे के अंदर घुसे, उन्होंने तलाशी ली। तलाशी लेते लेते शायद श्रद्धा और जो 2 केस आपको सुनाया अभी, पुलिस सिर्फ दिल्ली क्या पूरे देश की पुलिस के जहन में ये फ्रिज जो है वो घर कर गया है। तो लोगों के जहन में वो रहता है फ्रिज। तो जब वो ढाबे के अंदर गए, कहीं कुछ मिला नहीं, तो एक पुलिस वाले के दिमाग में वो श्रद्धा वाली कहानी आ गई फ्रिज की। तो उसने कहा फ्रिज ही खोल लेते हैं। उसने जैसे ही फ्रिज खोला, अंदर से निकी की लाश ठूंस कर जो रखी गई थी वो बाहर गिर गई। खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने लाश उठाई, फिर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल उसको पहुंचाया, और तब ये पता चला कि ये निकी है। इसके बाद कल ही यानी कि 14 फ़रवरी मंगलवार के दिन एक पुलिस अफसर ने निकी के पिता सुनील यादव को फ़ोन किया और कहा कि आपसे ज़रूरी काम है, आप थाने आ जाइए। जब वो थाने आए तो उन्हें सारी बातें बताई गई, फिर निकी की लाश दिखाई गई, वो पहचान गए। अब इसके बाद पुलिस की एक टीम साहिल के पीछे लग गई। साहिल को तब तक ये कहानी मालूम नहीं थी कि फ्रिज का राज खुल चुका है। वो जैसे ही दोपहर बाद घर की तरफ लौटा, पुलिस की एक टीम पहले से ही वहाँ पे छुपी हुई थी। साहिल को दबोच लिया। साहिल को पकड़कर पुलिस की टीम लाई, पूछताछ हुई। चूँकि फ्रिज का राज खुल चुका था, उसके पास कोई बहाना भी नहीं था। फिर उसने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, और पूरी कहानी यही थी कि निकी उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, और घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। घर वालों को वो मना कर नहीं सकता था, और शादी तय हो गई। निकी को उसने ये बात बताई नहीं, और बस इसी बात पे निकी भड़क गई, और मुझे कुछ सूझा नहीं। झगड़ा इतना बढ़ा कि मैंने उसको गला घोट कर मार डाला। इसके बाद लाश कहीं और ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, तो फ्रिज में रख दिया ये सोचकर कि शादी हो जाए, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, तो फिर इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब इस लाश को वो ठिकाने आफताब की तरह लगाता, या फिर लाश को पूरी एक साबुत लाश को ले जाकर कहीं फेंक देता, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर इस कहानी ने फिर वही चीज़, मैं शुरुआत में लौटूंगा कि अगर कत्ल के आइडिया चुराने वाले आइडिया चुराते हैं तो फिर अंजाम क्यों नहीं चुराते। अगर हर क्रिमिनल अंजाम भी चुरा ले तो शायद वो ऐसी चीज़ें ना करे, क्योंकि अंजाम यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गुस्से में
जो साहिल का कहना उसने गला घोट दिया। लगभग ऐसे ही तो सेम किया था आफ्ताब ने। शाम को उसका भी झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में गला घोट दिया, और उसके बाद फिर वो सोचने लगा क्या क्या करना है। तो अगर आइडिया ही चुराना है तो फिर मुझे लगता है कि एक बार पहले अंजाम चुरा ले तो शायद कोई भी क्रिमिनल कॉपी करके इस तरह के क्राइम नहीं करेगा। तो ये थी अफसोसनाक कहानी, दिल्ली के तीसरे फ्रिज से निकली तीसरी लाश की कहानी। अब इस कहानी को ख़त्म करता हूँ, ये अपना सिलसिला क्या करूँ, मजबूरी भी है। केजंग वांगमू मिजी जी, इनका आज बर्थडे है और ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो हैप्पी बर्थडे केजंग। और ये दोरजी गेरिंग मिजी जी की वाइफ है। साथ ही कैफ समी खान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कैफ। इसके अलावा मयूर थुबो, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मयूर। और संदीप छत्तर ने भेजा है। गोलू, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गोलू। और सौरभ ने भेजा है। इसके अलावा अनुज उर्फ आशीष, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुज। और ये जानेश्वर पॉल ने भेजा, उनके बेटे हैं। साथ ही राज, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे राज। और गोलू खान ने भेजा है। इसके अलावा रोहित, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे रोहित। हेमंत ने भेजा है। इसके अलावा गौरव जांगिड़, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव। और धर्मेंद्र जांगिड़ जी ने भेजा है, उनके बेटे हैं। साथ ही सुमन और अशोक जी का आज की इनकी बल्कि मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और ये कलावती जी ने भेजा और दीपक ने भेजा है। साथ ही शुभानी चक्रवर्ती और दीपायान चक्रवर्ती, इनकी भी एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। और ये रामयानी ने भेजा है। इसके अलावा नीलम और नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, इनकी भी आज एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। आयुष ने भेजा है। इसके अलावा रिकिब मेनन शाह, और रेलवे का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया, आपको ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा हो। साथ ही सुनील जैन, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और इसके अलावा आदर्श पांडे, इन्होंने एक स्टोरी भेजी है, मथुरा की करण से कत्ल होता है, मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।